Hello, students. Good afternoon, one and all. Today we are talking about the fourth chapter of spectroscopy, that is, nuclear magnetic resonance spectroscopy, also known as 1H NMR or PMR. In this chapter, we are going to discuss about the proton magnetic resonance or 1H magnetic resonance. Hydrogen is also known as proton. Therefore, the study of nuclear magnetic resonance spectroscopy of hydrogen is also known as proton magnetic resonance spectroscopy. So, earlier chapter we have studied the basic introduction. Again, we are going to discuss some of the important inventions in nuclear magnetic resonance spectroscopy. So here you can see that there are various scientists who contributed in NMR spectroscopy a lot in different areas such as Rabi Bloch, Orosser, Ernst, Nicholson, and there are many scientists who have used NMR spectroscopy for the study of various fields in industrial aspect as well as medicinal and biological aspects. So today we are going to discuss about nuclear magnetic resonance spectroscopy and its uses in various fields. Before that, I want to introduce about NMR. NMR is the nuclear magnetic resonance which deals with the nucleus of an atom. बेसिकली दिस टेक्निक इज रिलेटेड टू द न्यूक्लियस ऑफ एटम, क्योंकि हमें पता है कि न्यूक्लियस एटम के अंदर होता है, सेंट्रल पोजीशन में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है और जो कि न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन प्रेजेंट रहते हैं। तो न्यूक्लियस एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होने की वजह से उसके पास एक मैग्नेटिक मोमेंट है। ड्यू टू दिस मैग्नेटिक मोमेंट दिस न्यूक्लिया अंडरगो रेजोनेंस. As the nucleus is being positively charged and spin about its axis generates a magnetic field. न्यूक्लियस अपने अराउंड स्पिन होता है एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स के अराउंड भी वो स्पिन होता है। इसकी वजह से वो खुद के पास एक मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करता है और मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करने के बाद न्यूक्लियस एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है एंड ड्यू टू दिस tiny bar magnetic behavior of that particular nuclei, it show resonance effect. So nuclear magnetic resonance is also defined as the technique which possessed by a certain nuclei. Basically we know that the definition of spectroscopy, interaction of matter with electromagnetic radiation, is known as spectroscopy. This is the general definition of spectroscopy. And we know that there are different types of spectroscopic technique. UV visible spectroscopy, which is related with the chromophoric system, conjugations in the molecule. आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ हमें पता है कि फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन के लिए होता है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो भी मॉलिकुलर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ होती है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक बेसिक एस्पेक्ट ये है कि कोई भी मैटर अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट के प्रेजेंस में इंटरेक्ट होता है तो उस मैटर में कुछ चेंजेस होते हैं और उस चेंजेस का स्टडी जो हम करते हैं उसे ही स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। और स्पेक्ट्रोस्कोपी के बहुत सारे टाइप्स हैं, आपको बहुत सारे चैप्टर्स है। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एनएमआर है, मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है। लेकिन इस चैप्टर में हम एनएमआर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब सैंपल कोई रेडिएशन एब्सॉर्ब करता है तो उसके अंदर कुछ तरह की ट्रांजिशंस होते हैं।
उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है सैंपल के अंदर, और सैंपल के अंदर के इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं तो वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। अब एक्साइटेड स्टेट में चले जाने के बाद वहाँ पे वो अनस्टेबल रहते हैं, तो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए वो फिर से ग्राउंड स्टेट पे आते हैं। ग्राउंड स्टेट में आने के बाद वो जो जितनी एनर्जी उन्होंने एब्सॉर्ब की थी उतनी एनर्जी वो रिलीज़ करते हैं। अब वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं तो वो 2 फॉर्म में कर सकते हैं, या तो वो हीट ट्रांसफ़र करेंगे या फिर रेडिएशन ट्रांसफ़र करेंगे। तो जनरली 2 टाइप के हम स्पेक्ट्रा हमें पता है कि एक एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है और एक इमिशन स्पेक्ट्रा है। तो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने के बाद जो हमें लाइट एनर्जी या हीट एनर्जी मिलती है, उसका हम स्टडी स्पेक्ट्रोस्कोपी में करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी में पर्टिकुलरली एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जब मॉलिक्यूल आता है तो रेडिएशन इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक बेसिक प्रिंसिपल है। अब एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल भी वही है कि अगर कोई न्यूक्लियाई एटम में प्रेजेंट है और वो न्यूक्लियाई रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्सॉर्ब करता है। हमें पता है कि यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूवी लाइट यूज़ होता है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आईआर लाइट यूज़ होता है, लेकिन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी रेडियो लाइट यूज़ होता है। अगर कोई न्यूक्लियाई जो एनएमआर एक्टिव है वो अगर रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्सॉर्ब करता है तो उसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। चेंजेस किसमें? तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स है उस लेवल्स में कुछ चेंजेस होंगे। कुछ एनर्जी लेवल्स एक्साइटेड स्टेट में जाएंगी, कुछ एनर्जी लेवल लोअर एनर्जी स्टेट में जाएंगी। तो एनएमआर की वजह से पार्टिकल के अंदर जो भी स्पिन है उसकी स्पिन में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। एनएमआर कैन कॉज चेंजेस इन द स्पिन ऑफ पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस ऑफ सम एटम्स। जब भी वो लाइट किसी न्यूक्लियस के इंटरेक्शन में आएगा तो न्यूक्लियस के अंदर जो भी पार्टिकल हैं उनकी स्पिन में चेंजेस होंगे। And nuclear magnetic resonance is a physical phenomenon in which nuclei in a magnetic field absorb and re-emit electromagnetic radiation. न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे न्यूक्लियाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और एनएमआर मशीन में जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो एब्सॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को री इमिट करता है, और री इमिट करने के बाद कुछ रेडिएशन जनरेट होते हैं जिसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगर उस न्यूक्लियस की खुद की एनर्जी और रेडियो फ्रीक्वेंसी जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं मशीन से वो अगर सेम होती है तो उस टाइम में न्यूक्लियस रेजोनेंस स्टेट में आ जाता है, और उस स्टडी को बोलते हैं हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। हियर यू कैन सी द एनर्जी this energy at specific resonance frequency which depends on the strength of magnetic field and magnetic properties of the isotopes of the atoms। अब बहुत सारे न्यूक्लियस हमारे पास है, एनएमआर एक्टिव है, हर एक न्यूक्लियस की एनर्जी एक अलग रहेंगी, और अलग एनर्जी रहने के बाद हर एक न्यूक्लियाई अपनी पर्टिकुलर रेडियो फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा? एब्सॉर्ब करेगा। तो वो एब्सॉर्ब फ्रीक्वेंसी जब खुद की जो फ्रीक्वेंसी है न्यूक्लियस की उसके साथ जब मैच होती है तो न्यूक्लियस रेजोनेंस में जाता है। दैट फिनोमेनन इज नोन एज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। अब ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है, जैसे कि न्यूक्लियस आपको पता है कि न्यूक्लियस इज अ वेरी स्मॉल, इट इज प्रेजेंट इन द सेंट्रल रीजन ऑफ एटम, इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स आर चार्जलेस। Protons and neutrons forms nucleus of atom. The electrons are present outside the nucleus. And electrons घूमते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं जैसे प्रोटॉन, वैसे प्रोटॉन भी घूमते हैं अपने खुद के अराउंड और ऑर्बिट के अराउंड। तो उससे क्या होता है कि न्यूक्लियस में स्पिन जनरेट होता है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियर स्पिन। अब all nucleus that is neutrons and protons
composing any atomic nucleus have the intrinsic quantum property of spin. न्यूक्लियस के पास एक स्पिन होती है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर स्पिन, और उस न्यूक्लियर स्पिन को भी बोलते हैं न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। जैसे कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन है, तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन की स्पिन दो तरह की हो सकती है, या तो पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल। पैरेलल स्पिन के लिए हम प्लस हाफ लिखते हैं, एंटी पैरेलल स्पिन के लिए हम माइनस हाफ लिखते हैं। तो वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है उसकी खुद की एक स्पिन क्वांटम नंबर रहता है, उसे बोलते हैं हम स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूक्लियस। और वो स्पिनिंग न्यूक्लियस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। Here you can see the nuclei of some atoms have property called spin. कुछ न्यूक्लियस के पास स्पिनिंग प्रॉपर्टी होती है, और जिन न्यूक्लियस के पास स्पिनिंग प्रॉपर्टी है उनको बोलते हैं NMR एक्टिव न्यूक्लियाई। इट इज लाइक अ स्पिन प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दो तरह की स्पिन है, प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन दो तरह की है, प्लस हाफ और माइनस हाफ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो कैसे अपने अराउंड में क्या कर रहा है, स्पिन हो रहा है। तो न्यूक्लिया जब स्पिन होता है तो चार्ज जनरेट करता है, और जो स्पिनिंग चार्ज पार्टिकल, कोई भी स्पिनिंग चार्ज पार्टिकल है तो वो भी मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। तो हमारा न्यूक्लियस भी क्या करेगा, मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये न्यूक्लियस स्पिन हो रहा है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या हो रहा है, अपने आप को स्पिन कर रहा है। स्पिन करने के बाद वहाँ पे वो मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है। और मैग्नेट के पास दो पोल रहते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो स्पिनिंग न्यूक्लियस के पास भी दो पोल रहेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। द स्पिनिंग ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस स्पिन क्वांटम नंबर I, मैग्नेटिक मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मोमेंट। तो कोई भी स्पिनिंग न्यूक्लिया के पास तीन तरह के प्रॉपर्टी होती है। एक या तो उसके पास स्पिन क्वांटम नंबर रहेगा जिसे I से डिनोट करते हैं, दूसरा उसके पास मैग्नेटिक मोमेंट रहती है म्यू, और तीसरा उसके पास इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मोमेंट रहती है। ये एक तरह की मोशन है, ये एक तरह की स्पिनिंग मोमेंट है मैग्नेटिक मोमेंट की तरह। तो अब यहाँ पे जो बेसिक प्रिंसिपल है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोई भी स्पिनिंग न्यूक्लिया है अगर मैग्नेटिक फील्ड के अलावा, यानी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे न्यूक्लियस आपको दिख रहे हैं, ये स्पिनिंग है, लेकिन उनकी स्पिन की जो ओरिएंटेशन है, वो स्पिन की जो डायरेक्शन है वो रैंडम है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड में वो न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो उनकी जो स्पिन ओरिएंटेशन है वो रैंडम रहेंगी। बट व्हेन दिस स्पिनिंग न्यूक्लिया आर प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दिस न्यूक्लिया अचीव टू टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन। जब इन न्यूक्लियस को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे या फिर मैग्नेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो दो तरह के आप हमें ये दिख रहे हैं, बीटा स्पिन स्टेट और अल्फा स्पिन स्टेट, ये न्यूक्लियस की स्पिन है। तो ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में है। ये जो अल्फा स्पिन स्टेट है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, और बीटा स्पिन स्टेट का जो न्यूक्लिया है उसकी स्पिन डाउनवर्ड है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या प्रोवाइड किया, मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, और यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियस की जो ओरिएंटेशन थी वो रैंडम थी। बट व्हेन वी अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड टू रैंडमली ओरिएंटेड न्यूक्लिया, दिस न्यूक्लिया अचीव टू टाइप्स ऑफ स्पिन स्टेट। वन स्पिन स्टेट इज नोन एज अल्फा स्पिन स्टेट एंड अनदर स्पिन स्टेट इज नोन एज बीटा स्पिन स्टेट। अब यहाँ पे दो तरह की स्पिन स्टेट प्रोड्यूस हो गई, अल्फा स्पिन स्टेट और बीटा स्पिन स्टेट। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एनर्जी एक्सिस है, अपवर्ड डायरेक्शन में एनर्जी बढ़ रही है, तो बीटा स्पिन स्टेट की एनर्जी ज़्यादा है, अल्फा स्पिन स्टेट की एनर्जी कम है। तो जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और न्यूक्लियस की डायरेक्शन पैरेलल है, तब वो न्यूक्लियस की एनर्जी कम रहेगी।
जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अल्फा स्पिन स्टेट में जो भी एक न्यूक्लियस है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में है और ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये दोनों की डायरेक्शन पैरेलल है, तो इस स्टेट को बोलते हैं अलाइन स्टेट ऑफ दैट न्यूक्लियस। व्हेन द न्यूक्लियस इज अलाइन or parallel to magnetic field, then that energy state is known as aligned state or alpha spin state which have lower energy। उसकी एनर्जी कम रहेगी क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। Whereas when the spin of nuclei is anti-parallel to applied magnetic field, then that nuclei have more energy। अगर किसी न्यूक्लियस की ओरिएंटेशन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ओरिएंटेशन से एंटी पैरेलल है या अपोजिट है, यहाँ पे देख सकते हैं आपकी बीटा स्पिन स्टेट में जो न्यूक्लिया है उसकी स्पिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्पिन अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये दोनों की जो स्पिन स्टेट है वो अपोज है, इसलिए स्टेट को बोलते हैं अपोज स्टेट और अपोजिट स्टेट। व्हेन द न्यूक्लियाज आर अपोज or opposite to applied magnetic field direction, then that spin state is known as opposed magnetic state or beta spin state, and the energy of beta spin state is higher than alpha spin state। तो यहाँ पे हम प्रोटॉन के बारे में बोल रहे हैं, तो प्रोटॉन का जो मैग्नेटिक नंबर रहता है वो रहता है हाफ 1/2। तो यहाँ पे दो स्टेट जनरेट हो गई, एक बीटा और एक अल्फा। तो अल्फा की एनर्जी कम है इसलिए हम लेस एनर्जी के लिए माइनस साइन डिनोट करते हैं और ज़्यादा जिसकी एनर्जी है उसको प्लस से डिनोट करते हैं। तो ये अल्फा स्पिन स्टेट को माइनस हाफ अल्फा स्पिन स्टेट भी बोल सकते हैं आप, और बीटा स्पिन स्टेट को हम प्लस हाफ बीटा स्पिन स्टेट। तो ये जो स्टेट है अल्फा स्पिन स्टेट वो है माइनस हाफ और ऊपर की जो बीटा स्पिन स्टेट है वो है प्लस हाफ। तो माइनस साइन इंडिकेट करता है डिक्रीज इन एनर्जी और प्लस साइन indicates increase in energy। Okay, so here you can see randomly oriented nuclear spins of equal energy in the absence of any magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड के absence में ये जो न्यूक्लियस की ओरिएंटेशन है वो क्या है, रैंडम है। फॉर न्यूक्लिया विथ स्पिन I इज इक्वल टू हाफ, अगर किसी न्यूक्लिया का स्पिन हाफ है तो वहां पे दो तरह की पॉसिबल ओरिएंटेशन हो सकती है, एक तो प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे की स्टेट में 4 आपको न्यूक्लियस दिख रहे हैं और ऊपर की स्टेट में आपको 2 न्यूक्लियस दिख रहे हैं। अब नीचे की स्टेट लोअर एनर्जी स्टेट है तो वो स्टेबल स्टेट रहती है, और ऊपर की जो स्टेट है वो हायर एनर्जी स्टेट है, वो अनस्टेबल रहती है। तो कोई भी न्यूक्लिया लोअर एनर्जी स्टेट प्रीफर करेगा, इसीलिए लोअर एनर्जी स्टेट में आपको ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियस दिखेंगे रादर दैन हायर एनर्जी स्टेट। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 100 न्यूक्लिया है तो 100 न्यूक्लिया को मैंने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया, तो 100 में से 90 न्यूक्लियस लोअर एनर्जी स्टेट या फिर अल्फा स्पिन स्टेट में रहेंगे, और 100 में से 90 अगर अल्फा स्पिन स्टेट में है तो रिमेनिंग 10 न्यूक्लियस हायर एनर्जी स्टेट में है। इसका मीनिंग है कि पॉपुलेशन ऑफ लोअर एनर्जी स्टेट इज मोर देन पॉपुलेशन ऑफ हायर एनर्जी स्टेट। इसका एक एग्जांपल आपको अगर मैं बताता हूँ, तो अगर आप 100 लोग हैं, 100 लोग में से अगर आप लोगों को किसी गांव को जाना है, सपोज आपको नागपुर जाना है और आपके पास 2 चॉइस है, और आपके पास एक लग्जरी बस है और एक एसटी बस है गवर्नमेंट की। तो लग्जरी बस में जाना प्रीफर क्यों करेंगे आप, कि लग्जरी बस में आप कंफर्टेबल है, वहाँ पे आपको ज़्यादा झटके नहीं लगेंगे, वहाँ पे आपको बैठने के लिए अच्छी जगह मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, लग्जरी बस में बैठना प्रीफर करेंगे रादर दैन एसटी बस में, क्योंकि एसटी बस में बैठने के लिए अच्छी जगह नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है और बहुत आवाज़ आता है। तो यहाँ पे भी वो एग्जांपल आप अप्लाई कर सकते हैं कि लोअर एनर्जी स्टेट में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं न्यूक्लिया, इसीलिए यहाँ पे 6 में से 4 न्यूक्लियस जो है वो कहाँ पे है, लोअर एनर्जी स्टेट में,
और 2 न्यूक्लियाई अपर एनर्जी स्टेट में। ओके, so nuclear spins are oriented randomly in the absence of external magnetic field but have a specific orientation in presence of external field। और एक्सटर्नल फील्ड को B0 से या B0 से डिनोट करते हैं। सम न्यूक्लियर स्पिन्स आर अलाइन पैरेलल टू द एक्सटर्नल फील्ड। जो स्पिन स्टेट अलाइन रहते हैं या पैरेलल रहते हैं उनको वो रहते हैं लोअर एनर्जी स्टेट, और वो मोर लाइकली यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो स्टेट में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेंगे। सम न्यूक्लियर स्पिन्स आर अलाइन एंटी पैरेलल टू एक्सटर्नल फील्ड। जो भी स्पिन स्टेट एंटी पैरेलल है वो क्या करेंगे, वो वहाँ पे हायर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और वो क्या रहेंगे, कम रहेंगे। यहाँ पे और एक आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि ये जो फिगर है ये में सभी न्यूक्लियस की जो ओरिएंटेशन है वो रैंडम है, लेकिन ये जहाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं बी नॉट का मीनिंग है मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब आप प्रोवाइड करते हो तो ये जो पिंक कलर के न्यूक्लियस दिख रहे हैं आपको वो पैरेलल है, और जो ब्लू कलर के न्यूक्लियस दिख रहे हैं वो एंटी पैरेलल है। तो ब्लू कलर के जो न्यूक्लियस है उनकी एनर्जी ज़्यादा रहेंगी, और ये जो पिंक कलर के जो न्यूक्लियस है उनकी एनर्जी कम रहेंगी, क्योंकि ये दोनों की स्पिन पैरेलल है और ये ब्लू और ये अप्लाइड फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या है, एंटी पैरेलल है। तो ये बेसिक डिफरेंस यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड द टाइनी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्पिनिंग चार्ज पार्टिकल अलाइंस टू बी आइदर विथ और अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड। सेम बात को रिपीट किया है कि दो तरह की क्या हो सकती है, दो तरह की ओरिएंटेशन हो सकती है। ये यहाँ पे नो एक्सटर्नल फील्ड है, कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, तो दोनों न्यूक्लियस बराबर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक कॉन्सेप्ट में आप देख सकते हो कि अगर ये मेरी अप्लाइड फील्ड है तो ये देखो यहाँ पे अलाइन, ये मेन मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे साउथ पोल नीचे है, नॉर्थ पोल ऊपर है। तो अपोजिट यहाँ पे देखो अलाइन स्टेट में क्या होगा कि नॉर्थ को साउथ पोल अट्रैक्ट करेगा और साउथ को नॉर्थ पोल अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे ये जो दो मैग्नेट है, ये जो मेन मैग्नेटिक फील्ड है और ये अलाइन स्टेट है, वो एक दूसरे को फेवरेबल है, क्योंकि अपोजिट एंड अट्रैक्ट ईच अदर। नॉर्थ को साउथ अट्रैक्ट करेगा, साउथ को नॉर्थ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये जो अलाइन स्टेट है, जो अपोजिट स्टेट है अगेंस्ट, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉर्थ के पास नॉर्थ आ रहा है और साउथ के पास साउथ आ रहा है। तो ये जो लाइक एंड है या सेम एंड है मैग्नेट के, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अपोज करते हैं, रिपेल करते हैं, तो वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। और ये जो एनर्जी रहती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, जो यहाँ पे हम रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं, वो इज इक्वल टू एच न्यू, जो कि एच यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि मोर न्यूक्लियॉन्स विल बी द इन द लोअर एनर्जी स्टेट। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर लोअर एनर्जी स्टेट में रहना पसंद करेंगे। अ न्यूक्लियॉन कैन एब्सॉर्ब अ क्वांटम ऑफ एनर्जी इन द रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज एंड अलाइन अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, दो तरह की स्पिन स्टेट में जाएगा, या तो फिर वो पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल। और वहाँ पे वो क्या करता है, इट इमिट्स अ रेडियो फ्रीक्वेंसी व्हेन इट ड्रॉप्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। एनर्जी एब्सॉर्ब करने के बाद एक्साइटेड स्टेट में गया, उसके बाद वो ग्राउंड स्टेट में आएगा, ग्राउंड स्टेट में आने के बाद वो रेडियो फ्रीक्वेंसी करेगा, इमिट करेगा, और वो रेडियो फ्रीक्वेंसी को हम स्पेक्ट्रोमीटर में हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन न्यूक्लियस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्रामेटिकली कि ये जो द स्पिन ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियर जनरेट्स अ मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर न्यू। स्पिनिंग न्यूक्लियर ऐसे स्पिन हो रहा है, और दूसरी स्पिन स्टेट आप ये देख सकते हैं कि दोनों दो तरह की स्पिन है। तो दो तरह की स्पिन से वो क्या कर रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट कर रहा है। जब वो क्लॉकवाइज घूमता है तो उससे उस स्पिन स्टेट को प्लस हाफ बोलते हैं, और जब वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो उस स्टेट को माइनस हाफ स्पिन स्टेट बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या सभी न्यूक्लियर ऐसे बिहेव करेंगे, क्या सभी न्यूक्लियर एनएमआर मशीन में एक्टिव है, क्या सभी न्यूक्लियर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करते हैं? तो आंसर है नो।
सभी न्यूक्लियस एनएमआर एक्टिव नहीं है। ओनली दोज न्यूक्लियाई which have odd mass number or odd and even number of protons। जो भी न्यूक्लियस जिनका मास नंबर या एटॉमिक नंबर ऑड है वो एनएमआर एक्टिव है। जिन न्यूक्लियाई का मास नंबर इवन है लेकिन उनका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, ऑड है, वो एनएमआर एक्टिव है। और जिन न्यूक्लियाई का मास नंबर इवन है और इवन ही उनका क्या है, एटॉमिक नंबर है, उनकी स्पिन रहती है 0। जैसे कि अब पहला एग्जांपल हम देखेंगे कि न्यूक्लियाई विथ ऑड मास नंबर। अब प्रोटॉन का मास नंबर 1 है, इसका मीनिंग है उसका मास नंबर ऑड है और उसका एटॉमिक नंबर भी 1 ही है, तो दोनों ऑड है, इसीलिए वो एनएमआर एक्टिव है। और ऐसे न्यूक्लियस की जो स्पिन रहती है वो रहती है हाफ इंटीजर। जैसे कि प्रोटॉन की जो स्पिन है वो हाफ है, 1/2। दूसरा, न्यूक्लियर विथ इवन मास नंबर एंड ऑड एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है ड्यूटेरियम H2 या 2H, जिसका मास नंबर 2 है लेकिन उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1। तो मास नंबर इवन है लेकिन एटॉमिक नंबर ऑड है, इसलिए वो एनएमआर एक्टिव है। और ऐसे न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर स्पिन रहती है वो रहती है नॉन फ्रैक्शनल। तो जो ड्यूटेरियम है उसकी जो स्पिन है वो है 1। न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर जो है ड्यूटेरियम का वो 1 है। और जो न्यूक्लिया जिनका मास नंबर भी इवन है और एटॉमिक नंबर भी इवन है, उनकी जो स्पिन रहती है वो रहती है 0। और ऐसे न्यूक्लियस को बोलते हैं हम एनएमआर इनएक्टिव न्यूक्लिया। जैसे कि कार्बन 12, जिसका कार्बन का एटॉमिक नंबर हमें पता है 6 है और मास नंबर क्या है, 12 है। तो 12 और 6 दोनों इवन है, इसीलिए कार्बन 12 इज एनएमआर इनएक्टिव। ऑक्सीजन 16 उसका मास नंबर है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो दोनों इवन होने की वजह से ऑक्सीजन 16 इज एनएमआर इनएक्टिव। तो ये बहुत ही सिंपल है पहचानना कि कौन सा कौन सा न्यूक्लियर एनएमआर एक्टिव है, कौन सा एनएमआर इनएक्टिव है। न्यूक्लियर हैविंग स्पिन क्वांटम नंबर I is greater than 0 and magnetic moment mu is greater than 0 are known to be NMR एक्टिव। जिनका स्पिन क्वांटम नंबर I 0 से ज़्यादा है वो NMR एक्टिव है, जिनका स्पिन क्वांटम नंबर 0 है वो NMR इनएक्टिव है। जैसे कि H1, C13, फ्लोरीन 19, फास्फोरस 31, इन सब का एटॉमिक मास नंबर ऑड है, इसीलिए वो एनएमआर एक्टिव है। और सबके न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर हाफ इंटीजर है। सभी का स्पिन क्वांटम नंबर हाफ है, कार्बन का भी हाफ, प्रोटॉन का भी हाफ, क्लोरीन और फास्फोरस इनका भी स्पिन क्वांटम नंबर हाफ है। और उनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी ग्रेटर देन 0 है और क्वाड्रपल मोमेंट भी वो उनकी 0 है, ग्रेटर देन 0 है। सो इसके बाद है न्यूक्लियर एबंडेंस। न्यूक्लियर एबंडेंस यहाँ पे आप देख सकते हो द नंबर एनएमआर बिहेवियर ऑफ सब कॉमन न्यूक्लियर। 1H एनएमआर एक्टिव है, C13 एनएमआर एक्टिव है, 2H एनएमआर एक्टिव है, N14 भी एनएमआर एक्टिव है। N14 का एटॉमिक नंबर 7 है और एटॉमिक मास इवन है, तो ऑड इवन चलता है, इवन ऑड भी चलता है, इवन इवन नहीं चलेगा। F19 या P31 इज एनएमआर एक्टिव। अब जो एनएमआर इनएक्टिव है वो है C12, O16, S32। इन तीनों का भी एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों क्या है, इवन है, तो इवन इवन इज एनएमआर इनएक्टिव। और इनएक्टिव न्यूक्लियर एनएमआर शो नहीं करते। अब यहाँ पे सम इम्पोर्टेंट एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियर हमें दिए हुए हैं और उनका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उनका नेचुरल एबंडेंस कितना है, स्पिन क्वांटम नंबर कितना है, वो भी यहाँ पे हमें दिया हुआ है। तो हम इस चैप्टर में हम सिर्फ प्रोटॉन के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी हम सभी एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियर और एनएमआर इनएक्टिव न्यूक्लियर के बारे में हम देखेंगे कि जो 1H है, जो प्रोटॉन है, उसके अंदर एक प्रोटॉन है, उसका मास नंबर भी 1 है, जिसकी स्पिन है 1/2 और नेचुरल एबंडेंस वो है 99.98। इसका मीनिंग है कि हालांकि 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है नेचर में, एक 1H और 2H, एक प्रोटॉन और ड्यूटेरियम, लेकिन दोनों में से
सबसे ज़्यादा नेचुरली जो प्रेजेंट रहता है वो है 1H। इसका मीनिंग है अगर 100 आपके पास हाइड्रोजन एटम है तो 100 में से 99.98 कौन से रहेंगे, 1H के रहेंगे। जो रिमेनिंग है वो रहेगा ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम का अबंडेंस बहुत कम है। उसके बाद जो C12 है वो हमें पता है कि NMR इनएक्टिव है। तो वो NMR इनएक्टिव है, इसके लिए उसकी जो स्पिन क्वांटम नंबर वो 0 है और उसका नेचुरल अबंडेंस है 98.80। 100 में से 98.80 कार्बन 12 के है। लेकिन जो C13 है वो NMR एक्टिव है, उसका स्पिन क्वांटम नंबर हाफ है, लेकिन उसका नेचुरल अबंडेंस बहुत कम है, लो है 1.108। फिर भी वो NMR एक्टिव है और उसका स्टडी इजीली किया जा सकता है, NMR मशीन में वो आइडेंटिफाई होता है। नाइट्रोजन 15 एंड नाइट्रोजन 14 बोथ आर NMR एक्टिव। सिर्फ नाइट्रोजन 14 का स्पिन क्वांटम नंबर 1 है और उसका जो नेचुरल अबंडेंस है वो 99.635 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। 100 में से 99 नाइट्रोजन 14 के है और 100 में से 0.365 15 के है। N15 का जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो 1.5 है। O16 तो NMR इनएक्टिव है। O17 is NMR active. Spin quantum number is 5/2 and the natural abundance is very low. Again F19 is NMR active. Atomic number is 9. Atomic spin quantum number is half. नेचुरल अबंडेंस है 100। तो जितने भी फ्लोरीन है वो सब के सब F19 के हैं, उसका कोई आइसोटोप नहीं है। और 100 में से 100 जो फ्लोरीन है वो 19 के रहेंगे, उसका कोई भाई नहीं है, उसका कोई आइसोटोप नहीं है। तो 100 अगर फ्लोरीन लेंगे आप तो 100 के 100 NMR एक्टिव निकलेंगे और सभी F19 रहेंगे। उसके बाद सिलिकॉन 29 है जो कि NMR एक्टिव है, लेकिन उसका नेचुरल अबंडेंस बहुत कम है, इसलिए उसका यूज़ ज़्यादा नहीं होता है NMR में। फास्फोरस 31 ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियस है जिसका स्पिन क्वांटम नंबर हाफ है और उसका नेचुरल अबंडेंस है 100। इसका मीनिंग है कि फास्फोरस 31 100% प्रेजेंट रहता है नेचर में अकेले, और सभी के सभी न्यूक्लियस है वो क्या है, उसके NMR एक्टिव है। तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। The next part we will explain in the next lecture. So thank you very much for watching this video. Thank you.